हेलो गाइस, तो हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या रीज़न है कि बच्चों को सप्लीमेंट्री आ गई है या एटीकेटी आ गई है। कल ही बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और परसों बीबीए वाले बच्चों का। और काफ़ी सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, या हमसे भी जिन बच्चों ने अच्छा नहीं लिखा था या जो अच्छा हमसे अच्छा नहीं पढ़ते हैं वो पास हो गए और हमारे सब्जेक्ट में एटीकेटी कैसे आ गई। तो काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे सारे कारण जिसकी वजह से आपको एटीकेटी हो सकता है कि आ गई हो या सप्लीमेंट्री आई हो। साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि एटी केटी की तैयारी भी आपको हम करवाने वाले हैं। साथ ही में सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाएंगे। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है आंसर राइटिंग का सही तरीका पता ना होना। क्या होता है गाइस कि आप ट्वेल्थ पास होके आए हो, ट्वेल्थ के जो आप आंसर राइटिंग करते हो उसमें और कॉलेज में जो आंसर लिखना है उसका तरीका बहुत अलग होता है। जैसे क्या होता है ना, स्कूल लेवल पे आपको क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क या 6 मार्क्स के, बट कॉलेज में वहीं ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इतने ज़्यादा पन्ने भरने की आदत होती नहीं है, तो पहला रीज़न है कम पन्ने लिखना। कॉलेज में थ्योरी के पेपर के लिए आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। छोटे उत्तर लिखे होंगे आपने या फिर आपने अपने ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग लिखे होंगे, बट कॉलेज में आपको थोड़े आंसर्स बड़े लिखना पड़ते हैं, डिटेल में लिखना पड़ते हैं। सेकेंड थिंग, हेडिंग्स और डायग्राम। मैंने आपको कई बार बोला है जब भी आप आंसर लिखते हो तो सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि जो कॉपी है वो आपकी बाकी बच्चों से यूनिक दिखे, अच्छी दिखे और अच्छे मार्क्स मिले आपको। क्या होता है बेटा कि अगर आप सिर्फ पैराग्राफ भर दोगे ऐसे ही तो कॉपी चेक करने वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर वो कुछ भी मार्क्स दे सकता है उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर आप उसको प्रॉपर हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को हिंदी के पेपर में सप्लीमेंट्री आई है। अब उसका कारण यही है कि आपने हिंदी में अगर लिखा भी होगा बहुत सारा तो आपने उसको उसी पैराग्राफ में भर दिया। बट अगर आप प्रॉपर पॉइंट डाल के पहले हेडिंग डालते, फिर सब हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करते, तो कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। इसमें एक और पॉइंट है गलत उत्तरों का चयन। कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं, और वाले ऑप्शन भी मिलते हैं या फिर एनी 4 एनी 5 वाले ऑप्शन। तो जब भी चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप गलत क्वेश्चन पिक कर लोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। स्कोरिंग प्रश्नों का स्मार्ट सिलेक्शन जरूर करना होता है। अगर आपने गलत चॉइस करके गलत आंसर लिख दिया जिसके बारे में बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार मैं ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, वो टाइम भी चलेगी आपके हाथ से, तो आप छोटा आंसर लिख आते हैं। तो ये ज़रूर पहले ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले तो आप पहले उन ऑप्शंस को एनालिसिस कर लो, 30 सेकेंड देके सोच लो, एक रफ ड्राफ्ट बना लो। तो बहुत ज़रूरी है एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना। रफ ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो भी आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हो उसमें किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है वो आप रफ में लिख लो ताकि सही उत्तर लिख सको। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपको सप्लीमेंट्री या एटीकेटी आने का। आप नोटिस करेंगे कि आपने इनमें से कोई कमियां छोड़ी होगी। इसके अलावा सेकेंड भी इंपॉर्टेंट रीज़न है स्कूल से कॉलेज का अचानक बदलाव। क्या होता है, स्कूल में आपको रेगुलर जाना होता है, मजबूरी होती है, बट कॉलेज में क्या होता है रेगुलर जाने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए हम क्या है पढ़ाई को हल्के में ले लेते हैं, इंजॉय करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो खैर उनकी प्रॉब्लम है कि जॉब करते हैं या घर की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है तो उनको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। बट बहुत से बच्चे जो इकोनॉमिकली भी अच्छे हैं बट वो बहुत लाइटली लेते हैं, कॉलेज के फंक्शंस वगैरह में, प्रोग्राम वगैरह में लग जाते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि कॉलेज में स्पून फीडिंग तो होती ही नहीं है कि भाई जैसे स्कूल में मैम पूरा आंसर बोर्ड पे लिखवा देती थी या टिक करवा देती थी, कॉलेज में सब आपको करना पड़ता है। तो आपको लाइब्रेरी और बुक्स का सही उपयोग करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक है, आपको खुद को नोट्स बनाना है आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर ये अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं फिर उनको कॉलेज में प्रॉब्लम आती है। तीसरा बट वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपके सप्लीमेंट्री या एटीकेटी के पीछे सीसी और प्रैक्टिकल को नज़रअंदाज कर देना। देखिए,
सीसी में पास होना अलग से कंपलसरी प्रैक्टिकल एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी समझाया था। सिर्फ थ्योरी में पास होने से काम नहीं चलता है। तो डीएवीवी के नियमों के अनुसार सीसीई प्रैक्टिकल में पास होना अनिवार्य है। इन्हें मिक्स करना एटीकेटी का मुख्य कारण हो सकता है। देखिए, अगर आपने सीसी दिया ही नहीं है या प्रैक्टिकल एग्जाम दी नहीं, आपने छोड़ दिया, तो ये भी कारण हो सकता है कि आप थ्योरी में पास हो गए बट सीसी में आपको फेल कर दिया हो, तो ओवरऑल आपको सप्लीमेंट्री आई हो। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है बेटा। आप एक बार, जो बच्चों को डाउट है वो एक बार कॉलेज में ज़रूर कंफर्म करना, और आप भी देखना कि आपने सीसी या प्रैक्टिकल जो थे वो दिए थे नहीं, या फिर टाइम पे फाइल सबमिट जो करने का बोला था वो की या नहीं। ये भी कारण हो सकता है आपके एटीकेटी आने का। नेक्स्ट पॉइंट है आखिरी समय पे पढ़ाई। देखो, एग्जाम से पहले बहुत से बच्चे क्या होता है ना, बिल्कुल बोलते हैं ना कहावत, एंड टाइम पे कुआं खोदना वाली कहावत सही रहती है। बच्चे एग्जाम से पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो बुक्स वगैरह नहीं होती। मैं कितने बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा अपना सिलेबस आप मुझे बता दो, क्या टॉपिक्स हैं। बहुत से बच्चे बोलते सर किताब नहीं है हमारे पास, सर नोट्स नहीं है हमारे पास, सर हमने तो बुक परचेस ही नहीं करी है। तो ये काफ़ी केयरलेसनेस होती है बेटा जो बच्चों में होती है। आप सिर्फ 2020 या छोटी मोटी गाइड की से लेके आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि परसेंटेज काफ़ी अच्छे आएंगे। हाँ, आप रेफरेंस लेके 6 CGPA 7 GPA तक बना सकते हैं, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो बुक्स की हेल्प लेना पड़ेगी, पूरा थॉरोली सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। छोटी मोटी गाइड के भरोसे नहीं रहना है, पूरी तैयारी करना है आपको सेकेंड ईयर के लिए। PYQ ज़रूर पढ़ना होते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना भी ज़रूरी होता है। इससे आपको एग्ज़ाम के लेवल का अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर का लेवल क्या आता है और किस तरीके से आपको तैयारी करना है। क्या होता है ना बेटा, आपको यही नहीं पता होता, क्योंकि अपन स्कूल से निकल के आते हैं कि कॉलेज में एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं, किस तरीके से पेपर आएंगे, और फिर आप तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग फिर करते नहीं हो, लाइटली ले लेते हो उसको। तो बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों का इंतज़ार ना करें, खुद से। अगर जैसे अभी आपको पढ़ाई करना है तो आप खुद से बैठो, कॉलेज में पूछो कि भाई सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लिस्ट ले लो। अभी उनके बारे में कौन कौन सी बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है रिसर्च कर लो, और अभी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं ना, तो एंड टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी के कड़े मार्किंग नियम। ये ज़रूर हो गया है बेटा आजकल कि यूनिवर्सिटी वालों को ना कीवर्ड्स चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जो आंसर के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका ज़रूर आंसर में मेंशन होना चाहिए। जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी में अगर आपने बिल्कुल अपनी रेगुलरली बोलचाल की भाषा में लिख दिया होगा और कॉपी चेक करने वाला थोड़ा स्ट्रिक्ट है और उसको वो वर्ड्स नहीं मिले जो उस आंसर के लिए ज़रूरी थे, तो नंबर काटेगा आपके वो। तो ये ज़रूरी है कि आप जब आंसर याद करने बैठें तो कुछ कीवर्ड्स ज़रूर याद कर लें। भले आप पूरा डिटेल मन से कर दीजिए एक्सप्लेनेशन, पर कीवर्ड जो ज़रूरी है वो मेंशन कर दोगे तो उससे मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, वरना नंबर कटते हैं इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट डाउट ये कि सर हमको सप्लीमेंट्री आई है, एटीकेटी आई है, तो हम रीवैल्यूएशन रीटोटलिंग का फॉर्म भरें या फिर हम सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करें, और पेपर कब होगा? देखिए, पेपर कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, इसके लिए मैं दिन में 2 बजे ही वीडियो डाल चुका हूँ। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो वो प्लीज़ 2 बजे वाली वीडियो आज डाली है मैंने, जाके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि रीटोटलिंग कब स्टार्ट होगी, आप कब सप्लीमेंट्री के पेपर हो सकते हैं, टाइम टेबल कब तक आ जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म कहाँ भरना है, वो मैं अपनी 2 बजे वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में आपको। देखिए, अगर आपको एटीकेटी आई है तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि डीएवी में सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होती है, रिवोल्यूशन भी होता है। अब इन दोनों में मेन कंपैरिजन देखिए, अगर कब आपको रिवोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपने जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए हैं वो वाली गलतियां नहीं करी हैं, यानी आपने आंसर प्रॉपर लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आपने डिटेल में उनको एक्सप्लेन करा है अच्छे से, जो उन्होंने वर्ड लिमिट दी थी उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखे हैं, हेडिंग सब हेडिंग के अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखे हैं, और आपको ये लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आना ही चाहिए थे, तो आप रिवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड चीज़, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब देना चाहिए? अगर जो ऊपर मैंने गलतियां बताई है 5, अगर आपने उनमें से कोई गलती की है, जैसे कि आपने प्रॉपर पॉइंट्स नहीं लिखे, आंसर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करे, शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया, जितनी वर्ड लिमिट थी उतने बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे आपने,
या आपने कीवर्ड्स मेंशन नहीं करे हैं, प्रॉपर आपने प्रेजेंटेशन नहीं करा आंसर का, राइटिंग बहुत गंदी थी आपकी, तो गाइस फिर मैं सजेस्ट ये करूँगा कि रीवैल्यूएशन में पैसे बर्बाद मत करो, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हो देखा जाए तो, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दो, पास हो जाओगे आप आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। आपको जिस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई हो मैं आपको उसकी पूरी तैयारी करवाऊँगा। अभी जैसे टाइम टेबल आ जाएगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का तो मैं उसके रिगार्डिंग बिल्कुल टाइम वाइज वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। उसके पहले आप अपनी तैयारी के लिए जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है आप उनसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो सिलेबस तो वही है और वो क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो में डाल रखे हैं वो आपके बिल्कुल काम आने वाले हैं। अब ये कीजिएगा जिन बच्चों को हिंदी में या भारत बोर्ड में, बहुत सारे बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है, वो मेरे हिंदी का जो मैंने लॉन्ग वीडियो जिसमें एक्सप्लेन किया था प्लीज़ उस लॉन्ग वीडियो के आंसर्स भी लिख लिख के याद कर लो प्रॉपर। और सेम भारत बोर्ड में भी मैंने लॉन्ग आंसर वाला वीडियो एक्सप्लेन करके बनाया था, उसको वहाँ से याद कर लो आप, तो हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अब कि आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए या सप्लीमेंट्री का। आप खुद एनालिसिस कर लो, किसी और से पूछने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो मैंने ऊपर पॉइंट बताए हैं जिनकी वजह से एटी केटी सप्लीमेंट्री आती है, तो प्लीज़ ट्राई करना कि सेकेंड ईयर में ऐसी कोई गलती ना हो। बाकी हम आपके साथ हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।